आप सभी जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स, तो देखो बेटा, बिजनेस मैथमेटिक्स जब तक कि आप मतलब बोर्ड पर ना पढ़ें, अपना एक रजिस्टर पेन लेकर बैठो, एक कैलकुलेटर लेकर बैठो, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के कुछ रूल्स यही हैं कि जब तक आप अपने हाथ से करोगे नहीं तो बिजनेस मैथ समझ में नहीं आएगा। मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाता रहूं या फिर ऐसे ही कुछ बताता रहूं, उससे बात बनेगी नहीं। तो पहले आप समझ लो कि मैं कौन हूं, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। डॉक्टर संदीप कुमार गोयल, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में और विजिटिंग फैकल्टी हूं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आप सभी बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं। सब्जेक्ट है बेटा ये बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स आप सभी ने, मैं मतलब होप कर रहा हूं कि 12th में मैथ्स पढ़ा होगा। अगर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा इस पेपर में, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे, मेरे साथ सारी क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप रजिस्टर पेन कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे थे तो वो बैठ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश ये भी करना कि हो सके तो आप क्लास को 2 डिवाइस से ज्वाइन करना। ठीक है, एक से, ताकि कभी मैं कोई क्वेश्चन रेफर करूंगा तो क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा, और दूसरे से अगर जो सॉल्व मैं कर रहा हूं बोर्ड पर वो आपको दिखता रहेगा। तो आप कोशिश करो कि 2 डिवाइस से अगर पॉसिबल हो नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करना, नहीं तो जब मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और जब सॉल्यूशन करूं तो बोर्ड पर आप उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो पहले तो देखो सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मुश्किल होता है मैथ्स, आप सबको पता है, लेकिन जब हम रेगुलर रहें, अटेंटिव रहें, सही से हमें गाइडेंस मिले तो फिर इस सब्जेक्ट को करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट बन जाएगा, मजा आने लगेगा पढ़ने में। तो देखो, अब इसको पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं। इसकी टोटल जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा या तो आप समय समय पर अपने स्क्रीनशॉट्स लेते रहें, और नहीं तो आपको क्या करना है कि मतलब एक कागज पेन जरूर हो आपके पास, और स्पीड में नॉर्मली रखूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, और जो भी कोई क्वेश्चन है आपके क्वेरीज हैं वो क्यूए टैब में लिखते रहना, बीच बीच में ब्रेक लेकर उनको भी आंसर कर दिया जाएगा। तो असेंशियल है आपके लिए, हर क्लास में मेरी रजिस्टर लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो, मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी क्लास अटेंड कर रहे हो उसको स्टैंड पे लगा दो और आराम से कंफर्टेबली टेबल पर उस मतलब रख के रजिस्टर को लिखो। तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, तभी बेस्ट आप इस क्लास से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात। और जहां बीच में आपको कुछ कहना है, सेशन की फीडबैक के बारे में लिखना है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब क्यूए टैब में लिखते रहना, उनको मैं समय समय पर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो अब हम आ गए बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो जहां तक बेटा इसके सिलेबस की बात करें तो टोटल इसमें 5 यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स हैं? देखो 5। अब 5 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है, देखो इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है आपकी एसओएल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी किसमें क्या कितनी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है थोड़ा सा वो आपको समझ में आना जरूरी है। तो सिलेबस में देखो सबसे पहले है यूनिट 1। यूनिट 1 का टाइटल क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यूनिट 1 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और जहां तक यूनिट 1 का सवाल है, ये पेपर में 12 मार्क्स की आती है। कितनी मार्क्स की? 12 नंबर की। आपका जो फाइनल पेपर होता है कितने नंबर का होता है? 75 नंबर का, 75 मार्क्स। नंबर 100 में से लगेंगे बेटा आपके, लेकिन 75 का पेपर होगा। आप सभी को पता है अब एसओएल का पेपर रेगुलर के बच्चों के साथ ही होता है, वही पेपर आपको आता है। तो 75 में से होगा पेपर, लेकिन वो स्केल अप होकर आपके 100 में से नंबर लग जाते हैं। तो जो ये मैं वेटेज बताता हूं कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, वो 75 के हिसाब से आपको बताई जा रही है। तो 75 में से 12 नंबर की जो वेटेज है वो कौन से है? हमारा यूनिट 1, जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ध्यान से आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको ये सब समझ आ रहा है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। कोई दिक्कत है बेटा क्यूए टैब में लिखते रहना। तो ये यूनिट 1 की बात हो गई, 75 मार्क्स इसका पेपर में 12 नंबर की ये यूनिट आएगी। आपका स्केल अप होकर वो 100 में अपने आप पहुंच जाएगा। अब बुक कौन सी पढ़नी है, चलो मैं पहले वो भी बता दूं इस सिलेबस को बताने से पहले। ये आपको देखो स्क्रीन पर दिख रही होगी एक बुक, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, अभी मैं लिख दूंगा बोर्ड पर, और ऑथर है डॉक्टर जेके ठुकराल। तो एक ही ये किताब आप ले लो, अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, लेटेस्ट एडिशन ले लो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सेकंड हैंड पुराना भी चल जाएगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है। यहाँ मैं बुक का टाइटल लिख रहा हूँ साफ साफ, देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज बाय डॉक्टर जेके ठुकराल। तो एक बेटा ये बुक आप खरीद लेंगे सब्जेक्ट के लिए, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो। और जो भी एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा वो सारे वही एग्जांपल होंगे जो पेपर में आपके आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर्स में, और सभी इस बुक में अवेलेबल हैं। तो बुक अगर है या फिर खरीद लोगे तो उसको लेकर बैठना नेक्स्ट टाइम से। एसओएल का मटेरियल भी अच्छा है, उसको भी रेफर कर सकते हो। और बुक अगर ना भी खरीद पाओ किसी कारण से, तो कम से कम एक 10 ईयर तो आप खरीदते ही हो ना, वो शिवदास एंड सन्स का, तो उसको जरूर खरीद लेना, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो बुक देखो, मुझे मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने लिख लिया होगा टाइटल, एक बार फिर दिखा
दिखा रहा हूं देखो स्क्रीन पर, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज टाइटल है और ऑथर है डॉक्टर जेके ठुकराल। ये लेटेस्ट एडिशन है इस किताब का, इसको आप रेफर कर लेंगे। तो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, बुक का टाइटल आपने लिख लिया, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। तो अब ये जो भी मैं बताऊंगा वो इसी बुक के रेफरेंस से बताऊंगा। तो यूनिट 1 जो है जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 12 मार्क्स का बेटा पेपर में आना है। और इसमें अगर मैं बोलूं इस बुक के हिसाब से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है इस सब्जेक्ट के लिए, मतलब इस यूनिट के लिए, तो चैप्टर 2 पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके लिए? चैप्टर 2। तो समझ में आई बात? अगर आप चैप्टर 2 इस किताब का ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये 12 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अब आप सोचोगे कि सर चैप्टर 1 क्यों नहीं बताया? तो चैप्टर 1 का टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो बेसिक है। ये वही है जो 12th में आप पढ़कर आए थे। तो बेसिक पर कोई पेपर में सवाल नहीं आएगा, कोर्स में तो है, हालांकि टाइटल इसका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लेकिन हमारे पेपर में जो सवाल आएंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के आएंगे। किसके आएंगे बेटा? एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस बुक के हिसाब से चैप्टर 1 क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। वो आप बेसिक है, पढ़ लो ना पढ़ो तो भी कोई बात नहीं। तो चैप्टर 1 आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, सीधे सीधे जो पेपर में काम की बात है, क्योंकि थोड़ा सा समय तो आपको अच्छे से समझना है क्या काम की चीज है, क्या आपको जल्दी से अच्छे नंबर दिला पाएगी। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। यूनिट 1 के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा? चैप्टर 2। चैप्टर 1 बेसिक है, उसको पढ़कर रख लो पढ़ना चाहते हो, नहीं तो सीधा चैप्टर 2 भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो ये तो हो गई यूनिट 1 की बात। अब आ जाओ यूनिट 2 का नाम है बेसिक कैलकुलस। यूनिट 2 का टाइटल है बेसिक कैलकुलस। यूनिट 2 का टाइटल क्या है बेटा? बेसिक कैलकुलस। अब बेसिक कैलकुलस के लिए जो एग्जाम में वेटेज है वही 75 में से, वो भी 12 नंबर की है। बेसिक कैलकुलस की वेटेज भी एग्जाम में 75 में से 12 नंबर की है। और ये बेसिक कैलकुलस में बेसिकली आपका जो चैप्टर पढ़ना है आपको ध्यान से, वो बुक के हिसाब से मैं बता देता हूं। चैप्टर 7, चैप्टर 7 बेसिक कैलकुलस के लिए आपको चैप्टर 7 पढ़ना है। 5 और 6 भी हालांकि कोर्स में तो हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चाहो तो चैप्टर 5 6 को बस स्टडी करो या छोड़ भी सकते हो। सीधा सीधा कंसेंट्रेट किस पर करना है? चैप्टर 7 पर, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन पर है। और उसका टाइटल क्या है यूनिट का? बेसिक कैलकुलस। तो चैप्टर 7 में से मान लो 12 नंबर का पेपर में सवाल आना है, चैप्टर 2 में से आपके 12 नंबर की वेटेज है पेपर के लिए। अब इसी तरह देखो आगे चलते हैं। यूनिट 3 का नाम है एडवांस्ड कैलकुलस। यूनिट 3 का नाम क्या है? एडवांस्ड कैलकुलस। यूनिट 3 का टाइटल क्या है? देखो एडवांस्ड कैलकुलस। और यूनिट 3 की वेटेज जो पेपर में है वो 18 नंबर की है, 18 मार्क्स। यूनिट 3 का टाइटल क्या है बेटा? एडवांस्ड कैलकुलस। और इसकी वेटेज पेपर में जो है वो 18 नंबर की है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके लिए कौन से चैप्टर पढ़ने हैं एडवांस्ड कैलकुलस के लिए? इसमें आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो देखो मैं बता देता हूं चैप्टर कौन कौन से हुए। पार्शियल के लिए चैप्टर 8 है हालांकि, तो चैप्टर 9 और चैप्टर 11 ये दो अच्छे से यहां पढ़ने हैं। चैप्टर 9 एंड 11 ये 18 नंबर लेने के लिए आपको कौन से दो चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं? इस किताब के हिसाब से ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है? चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11, और ये सब मैं पढ़ाऊंगा भी एक एक करके, जब शुरू करूंगा तो आप चीजों को समझने लगोगे। और चैप्टर 9 और 11 का जो बेसिक इसने दिया हुआ है वो 8 और 10 में दिया हुआ है। तो 8 और 10 पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो छोड़ दो। पेपर में जो सवाल आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कहां से आएंगे, चैप्टर 9 और 11, ठीक है? जब 10 ईयर पेपर लेकर देखोगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी जो ये मैं पढ़ा रहा हूं। और अपने 22 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। पिछले 22 साल से ये सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो यूनिट 3 की बात हो गई बेटा, क्या नाम है इसका? एडवांस्ड कैलकुलस। टोटल 18 नंबर का है और इसके लिए दो चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ने हैं। कौन से दो चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। इसके बाद देखो यूनिट 4 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। यूनिट 4 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की वेटेज पेपर में कितनी है? 15 नंबर की, 15 मार्क्स। 75 नंबर के पेपर में ये 15 नंबर का आएगा। और यूनिट 4 का नाम क्या है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और इस पर जो आपको बुक में एक ही चैप्टर है, कौन सा? चैप्टर 12। ये ढंग से पढ़ना है, चैप्टर 12 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये यूनिट कौन सी हुई? 4। और कितने नंबर की आएगी पेपर में? 15 नंबर की, ठीक है? इसके बाद देखिए यूनिट 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट 5 का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग कितने नंबर की है? 18 नंबर की।
18 मार्क्स, यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे सवाल कितने नंबर के आएंगे पेपर में? 18 नंबर के। और इसको जो आपको देखना है यूनिट 5 को, बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं देखो इसके लिए। चैप्टर नंबर 3 एंड 4, चैप्टर नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या समझ आया आपको? ध्यान से, टोटल हमारे सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 5 यूनिट है? यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कितने नंबर के सवाल आते हैं इसमें? 12 नंबर के। यूनिट 2 बेसिक कैलकुलस 12 नंबर की है। इसमें यूनिट 1 के लिए हमें चैप्टर 2 ढंग से पढ़ना है इस किताब का। यूनिट 2 के लिए हमें कौन सा? चैप्टर 7 अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 3 का नाम क्या है? एडवांस्ड कैलकुलस, कितने नंबर की आएगी? 18 नंबर की, ठीक है। इसके लिए कौन से चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं? चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11। यूनिट 4 का नाम क्या है बेटा? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 12, चैप्टर 12। यूनिट 5 कितने नंबर की है? नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, 18 मार्क्स की आएगी पेपर में। और इसके लिए जो चैप्टर कौन से अच्छे से पढ़ने हैं? चैप्टर 3 एंड 4। तो देखो बुक में टोटल 12 चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से जो अच्छे से पढ़ने वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसपे सवाल आते हैं पेपर में, वो ये चैप्टर हैं। चैप्टर 2, 7, 9, 11, 12, 3 एंड 4। तो टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लगभग ये 7 चैप्टर हैं और 15 दिन आपको मिले हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो लगभग 2-2 क्लासेस में हर एक चैप्टर को कोशिश करेंगे 2-2 क्लास में इसको कवर करें, ताकि 14-15 क्लास में ये सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं। और जब इनको अच्छे से कर लेंगे तो आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मानकर चलिए। तो ध्यान से आपको क्लास में अटेंटिव रहना है। जिन बच्चों ने 12th में मैथ्स पढ़ा था उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़े आराम से पहले दिन से सब चीजें समझ आएंगी। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था तो थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आपको फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको इन चैप्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन चैप्टर्स में बेसिक है। और जिसने 12th में मैथ्स पढ़ा था मेरी क्लास अटेंड करते रहो, और बस ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ दो तो कोई टेंशन नहीं है। 1, 5, 6, 8 एंड 10, तो ये चैप्टर्स जो है वो बेसिक्स की बात करते हैं हर चैप्टर की। हमें जो पेपर में सवाल आते हैं वो एप्लीकेशंस पर आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस पर जो चैप्टर्स हैं, जो कोर्स है, जो यूनिट है, कितने नंबर की आएगी, वो सब कुछ देखो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आप सब लिख चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को है तो क्यूए टैग में बेटा लिख दो। अभी बीच में जब एक ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, तो वो देखकर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इस सब्जेक्ट का। मुझे लगता है यहाँ तक आप सबने लिख लिया है, समझ आ गया है। जो अभी नहीं लिख पाए हैं किसी कारण से आज, तो कम से कम बेटा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेते रहो, ताकि बाद में आप इसको रेफर कर सकें कि ये क्या आपको अभी तक पढ़ाया गया है। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया क्या पढ़ना है? बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें कौन सी बुक पढ़नी है वो आपको समझ आ गया है। यूनिट टोटल 5 है, कितने कितने नंबर की कौन कौन सी यूनिट है, और उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, मतलब जिस तरीके से हम आगे इन क्लासेस को लेकर जाएंगे। एक छोटी सी और बात, आप सबके दिमाग में बार बार एक सवाल आता है कि सर पेपर होंगे कब होंगे, ओपन बुक होंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है फिजिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से बताया है, कि जैसे कॉलेज में जाके जो हाथ से लिख के पेपर देते थे, ओपन बुक आप दे चुके हो, अभी आपने देखा होगा, उसमें सीधे सीधे 6 सवाल में से 4 सवाल करने को आते हैं। तो वहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क हो सकता है, माइनर सा, कि कोई मैंने 12 बताया वो 15 का आ गया, 15 वाला हो सकता है 12 का आ गया। तो ओपन बुक में माइनर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में होगा तो 100% ये गाइडलाइंस इसी तरह से फॉलो होती हैं जिस तरह से आपको लिख के दी गई है बोर्ड पर, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं अभी पीछे, तो फिर वही, क्योंकि आपके पेपर मई के अंदर ही होने हैं, तो मई में या जून में फर्स्ट वीक में जब भी होंगे, तो फिर मतलब उम्मीद करो ओपन बुक ही होगा। जल्दी में अभी फिजिकल मोड में एग्जाम कराना तो मुश्किल होगा यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये सब आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, देखो उन सबको मैंने मतलब पहले ही आंसर कर दिया। और अब हम देखो आज की क्लास में शुरू कर देंगे कहां से? यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करना है बेटा? यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आप सबने पढ़ा था 12th क्लास में, थोड़ा सा आइडिया होगा। और जिसने नहीं भी पढ़ा तो बेटा बेसिक से मैं तो शुरू यहीं से कर रहा हूं, मानकर कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप कम से कम ध्यान से सुनोगे मुझे तो समझ पाओगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे अपने वहां लिखते रहना क्यूए टैब में, जो नहीं समझ आ रही हो बात। तो अभी हमने ये शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होती क्या है? देखो, तो आपने पढ़ा था 12th में, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो जब हम नंबर्स को रोज और कॉलम्स में लिख देते हैं, रोज से क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, कॉलम से क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट। तो नंबर्स को जब हम रो और कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाती है। तो जैसे ए से डिनोट करता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं? मैट्रिक्स ए। ए कैपिटल ए क्या है? ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का निशान है बेटा, जिसको नहीं पता भूल गए हो। और ऐसे अगर मैंने लिखा 1 2 3 4,
ये एक मैट्रिक्स है समझो। अब मैं इसको क्या पढ़ूंगा, कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ये निशान दिख रहा है आपको, और इसमें मैंने नंबर क्या लिखे 1 2 3 4, देख रहे हो। तो ये नंबर्स को अरेंज कर दिया मैंने किसी भी फॉर्म में। ये पहली रो कौन सी है 1 2, पहली रो मतलब मैंने बोला था ना रो से क्या मतलब होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये क्या है बेटा पहली रो, पहली रो में क्या दिख रहा है 1 2, ये क्या है बोलो दूसरी रो, दूसरी रो में क्या दिख रहा है 3 4। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 2 रोज हैं। इसी तरह कॉलम देखो, पहले कॉलम में क्या दिख रहा है 1 3, ये आपका पहला कॉलम है 1 3, और दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है 2 4। तो ये जो मैट्रिक्स अभी मैंने बोर्ड पर लिखी, इसमें आपको 2 रोज दिख रही हैं और 2 कॉलम्स दिख रही हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो रोज में और कॉलम्स में जब हम नंबर्स को लिख देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे, ORDER, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसको अब देखो, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी थी इसमें कितनी रोज थी, मैंने बताया था 2, इसमें कितने कॉलम थे 2। तो इसका ऑर्डर होगा क्या 2/2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 into 2 या 2/2। इस मैट्रिक्स के नीचे यहां लिख देंगे। तो इससे मुझे समझ में आता है, जब मैट्रिक्स का ब्रैकेट खत्म होता है ना उसके नीचे जो लिखा होता है ये 2/2, तो ये क्या है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ 2 into 2 या 2/2। ये 2/2 क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं। अगर देखो एक मैट्रिक्स में ऐसे लिखता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अगर ये मैट्रिक्स में लिखता हूं तो इसमें बेटा कितनी रोज हैं कितने कॉलम है, तो आपको दिख रहा होगा एक रो, तो 2 रोज हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, क्या है 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सबको समझ आ गया होगा, ये 12th में सब पढ़ा था, मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं। तो मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनटू रोज एंड कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है वो रोज कहलाती हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है वो कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी रोज हैं और उसमें कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो ऑर्डर हो गया 2/2। इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ऑर्डर क्या हो गया 2/3। तो अब आप मैट्रिक्स का मतलब समझ गए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब समझ गए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए मैट्रिक्स को अगर ऐड करना हो, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे, सम ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे। तो अब एक मैट्रिक्स तो ए है आपके पास 1 2 3 4 लिखा ना मैंने, और अगर दूसरी मैट्रिक्स है बी, मान लीजिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। अगर ये दो मैट्रिसेस है मेरे पास, ए क्या है बोलो 1 2 3 4 और बी क्या है 5 6 7 8, इन दोनों को ऐड कैसे करूंगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने के लिए पहले तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। इसको इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, अगर ऑर्डर उसका जो पहले लिखी थी 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में नहीं जुड़ सकती हैं। तो लिख लो कहीं पर, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, two matrices can be added or subtracted only when their order is same. Order is same. Two matrices can be added or subtracted only when their order is same. तो अगर आप दो मैट्रिसेस को जोड़ना या घटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है बेटा, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब ऑर्डर सेम होगा तभी वो जुड़ेंगी या तभी घटेंगी, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो नहीं होगा। ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ रोज एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। तो इसमें कितनी रोज है कितने कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम। इसमें भी कितनी रोज कितने कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो अब ऊपर लिख लो, जब ऐड करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करोगे, ठीक है। ए क्या है बेटा 1 2 3 4 और बी क्या है 5 6 7 8। तो करिए दोनों को ऐड। तो इधर देखो मेरी तरफ, जब यहाँ पहला नंबर पहले में जुड़ेगा 1 5 में, 2 जुड़ेगा 6 में, 3 जुड़ेगा 7 में एंड 4 जुड़ेगा 8 में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। जब दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो क्या करोगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ोगे, ठीक है। तो देखो 1 प्लस क्या होगा 5, 2 प्लस क्या होगा 6,
3 प्लस क्या होगा 7 एंड 4 प्लस क्या होगा 8। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 8 12। ठीक है, तो देखो ये दो मैट्रिसेस हमने जोड़ ली। जोड़ने के लिए क्या करना है, इसका क्या रूल है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए था। अब एक ये भी सेंटेंस नोट कर लो, when two matrices are added or subtracted, when two matrices are added or subtracted, their corresponding when two matrices are added or subtracted, their corresponding numbers are added और सब्ट्रैक्टेड। क्या मतलब हुआ, ये जो अभी मैंने ऊपर किया था कि जब हम दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे, when two matrices are added or subtracted, their corresponding numbers are added or subtracted। अगर दो मैट्रिसेस को जोड़ना है तो corresponding numbers को जोड़ना है। इसी तरह जब दो मैट्रिसेस को घटाना है तो corresponding numbers को घटाना है। तो देखो बेटा corresponding number से क्या मतलब है, पहला पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा, तीसरा तीसरे में जुड़ेगा, चौथा चौथे में जुड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये मतलब है इस सेंटेंस से कि जब हम दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे, when two matrices are added or subtracted, their corresponding numbers are added or subtracted। तो उनके corresponding नंबर जुड़ेंगे या corresponding numbers घटेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया दो मैट्रिसेस को जोड़ना कैसे है। तो यहां तक आप देख रहे हैं, लिख चुके हो। इसके बाद अब दो मैट्रिसेस को अगर घटाना है तो देखो कैसे घटाओगे। अगर इन्हीं दोनों मैट्रिसेस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, घटाना था, तो a माइनस बी, देखिए 1 2 3 4 इसी तरह घटा दोगे 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 में से 5 गया, ऐसे लिखोगे ना, 2 माइनस 6, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8। तो आप सबको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इधर 1 में से 5 गया तो कितना आ गया -4, 2 में से 6 गया तो -4, 3 में से 7 गया तो -4 और 4 में से 8 गया तो -4। इतनी बात समझ आ रही है। तो दो मैट्रिसेस देखो मैंने आपको ऐड करके दिखा दी हैं, दो मैट्रिसेस आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा दी हैं। तो अब आप a प्लस बी निकालना सीख गए हैं, a माइनस बी निकालना सीख गए हैं। जिन्होंने 12th में किया था ये चैप्टर, तो इतना तो आप सबको आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब चीजें देखो आपको आती हैं, लेकिन रिवाइज क्यों कराई जा रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा था या फिर जो पढ़े थे भूल गए। तो उसके लिए ये 10-15 मिनट में थोड़ी सी रिवीजन करा रहा हूँ, फिर अभी आगे चलेंगे। तो a माइनस बी निकल गया। यहाँ भी एक बात समझने की थी कि मैट्रिसेस में से अगर कोई स्केलर कॉमन लेते थे तो वो पूरी मैट्रिक्स में से लिया जाता है। इसमें से चाहूं तो मैं -4 कॉमन ले सकता हूं, तो रिजल्ट फाइनली कैसे लिखूंगा 1 1 1 1। ये आपको याद आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं कि मैट्रिक्स में से अगर कॉमन लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में से लेना पड़ता है। लेकिन जिसने पढ़ा था उसे याद है कि डिटर्मिनेंट में से अगर कॉमन लेते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं लेते, किसी रो में से या किसी कॉलम में से लेते थे। तो उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। तो अभी आपने ये देखा a प्लस बी कैसे निकलेगा और a माइनस बी कैसे निकलेगा। तो सम ऑफ द मैट्रिक्स करना आ गया, आपको सब्ट्रैक्शन करना आ गया, मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं वो आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताता है। अब इसके बाद देखिए बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको अच्छे से समझना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी है। अब मुझे a इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले लिख लो कि मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल था ना, कौन सी दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे थे हम, कौन सी दो मैट्रिक्स को घटा रहे थे, जिनका ऑर्डर सेम था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ और है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, देखो लिखो टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर m into n and n into p are multiplicable। तो क्या जरूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर, दो मैट्रिसेस होंगी, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए m into n और दूसरी का क्या होना चाहिए n into p। तो क्या देखा आपने, पहली में जो नंबर ऑफ कॉलम है ये n दिख रहा है ना आपको, जो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है,
पहली का कॉलम जो है वो दूसरी की रो के बराबर होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, m इंटू पी से कोई मतलब नहीं है। ये वाला n देखो और यहाँ पर n देखो, तो क्या लिखा है मैंने, क्या कह रहा हूं मैं आपको, टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर m इंटू n एंड n इंटू पी आर मल्टीप्लीकेबल। तो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर उनका ऑर्डर क्या है बोलो, पहली का ऑर्डर है m इंटू n और दूसरी का ऑर्डर है n इंटू पी। तो दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेबल। इतनी बात समझ आ रही है? तो इसमें कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, इसको दूसरी भाषा में भी लिख दूंगा, एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, एंड द रिजल्टेंट, रिजल्ट जो बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर m इंटू पी। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू पी आएगा। तो देखो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने कहा m इंटू n, दूसरी का कहा n इंटू पी। समझो n से n कट जाता है, क्या समझोगे, n से n कट जाता है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या आता है, m इंटू पी। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, m इंटू पी। तो ये बात ढंग से समझनी है, टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर m इंटू n एंड n इंटू पी आर मल्टीप्लीकेबल। तो दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर क्या है, m इंटू n और दूसरी का n इंटू p, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, m इंटू पी बनेगा। जो मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, m इंटू पी बनेगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में सीधा सीधा याद रखो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। पहली में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो किसके बराबर होना चाहिए, दूसरी में नंबर ऑफ रोज के। तो अगर पहली में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी में नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये आप सबको पता था, नहीं पता था तो अब मैंने बता दिया। तो ये जो दो मैट्रिक्स अभी मैं लिख रहा था 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स थी बेटा 5 6 7 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले चेक करो ये मल्टीप्लीकेबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, कितनी रोज है 2, कितने कॉलम है 2। इसका भी ऑर्डर क्या है बोलो 2 बाई 2, कितनी रोज है 2, कितने कॉलम है 2। तो दिख रहा है ये। तो पहली का ऑर्डर क्या है बेटा 2 इंटू 2, दूसरी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। ये गया कट, सेम हो गया। ये बाई चांस सेम है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, दोनों मैट्रिसेस में पहले का नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे की नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। पहले का नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे की नंबर ऑफ रोज के, तो वो तब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो वो यहाँ दिख रहा है आपको है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब करूंगा कैसे वो आपको सीखना है। दो मैट्रिसेस जो हैं हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, करेंगे कैसे, होगा कैसे, अब वो सीखना है, ठीक है। तो a इंटू बी बेटा देखो a b, तो a क्या है 1 2 3 4, b क्या है बोलो 5 6 7 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सीखना है। ऐड करना आप सीख चुके हो, सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके हो, अब क्या सीख रहे हो बोलो, मल्टीप्लाई करना सीख रहे हो। अब क्या सीख रहे हो, मल्टीप्लाई करना सीख रहे हो, ठीक है। तो a इंटू बी मल्टीप्लाई हो सकती है, वो मैंने चेक करवा दिया आपको। तो अब थोड़ा सा मेरे साथ याद करो पहले लिखने से कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट रो को पकड़ोगे, यहाँ फर्स्ट रो देख रहे हो, इसको क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडिड। देखो मैं लिख रहा हूं समझो, 1 इंटू 5, ये वाला 1, ये ऐसे देख लो, ये 1 है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, दिख रहा है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, 1 इंटू 5, बीच में हमेशा प्लस लगाओगे, 2 इंटू 7, ये देखो यहां लिखा मैंने 2 इंटू 7। जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, याद करो मेरे साथ, पहले फर्स्ट रो लेंगे इधर से, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम ऐसे बोलो, ठीक है। और एक सेंटेंस क्या याद रखो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडिड। क्या बोल रहा हूं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडिड, मतलब पहले वाला नंबर पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस डालो, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरा होता तो तीसरा तीसरे से। तो ये फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी तरह देखो, इस रो को छोड़ोगे नहीं, अब इसको सेकंड कॉलम से करोगे, उसके बाद थर्ड होता तो थर्ड से भी करते। तो अब यहां पर लिखोगे आगे, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम करो इसी तरह, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। देखो समझ आया, क्या कर रहे हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम बेटा ये रहा, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडिड। इसी तरह फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम बेटा ये रहा, क्या किया है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडिड। अगर यहाँ थर्ड कॉलम होता तो एक और लिखते, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, 3 से ज्यादा आएंगे नहीं आपके पास, 2 का या 3 का ही क्वेश्चन होगा पेपर में। तो ये दो बात समझ आ गई।
तो जब फर्स्ट रो का काम निपट गया तो इसी तरह नीचे आ जाओगे, अब सेकंड रो को पकड़ोगे तो सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, फिर इसके बाद अगर तीसरी रो होती तो और नीचे आ जाते, फिर थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम। तो एक एक रो को पकड़ना है, उसको एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है। क्या करना है बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है। अब इधर नीचे देखिए ध्यान से, सेकंड रो देख रहे हैं बेटा, ये सेकंड रो, अब इसको मैं फर्स्ट कॉलम से करूंगा, देखो इसी तरह 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, तो ये समझ में आ रहा है। इसी तरह आप सेकंड रो को किससे करूंगा, सेकंड कॉलम से। तो एक ही बार समझना है, फिर बार बार तो यही काम करना है ना, प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार ढंग से समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, देखो ध्यान से, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए 2-3 सेंटेंस मेरे साथ याद कर लो। पहली बात क्या है, एक एक रो को पकड़ेंगे, एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, जैसे फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम किया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडेड, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। पहले फर्स्ट रो को पकड़ोगे, उसको एक एक करके सब कॉलम से करोगे बेटा, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम। इसी तरह फिर सेकंड रो को पकड़ोगे, उसको एक एक करके सब कॉलम से करोगे, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम। इसी तरह फिर तीसरी होती तो तीसरी को पकड़ते, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इससे बड़ा सवाल नहीं होगा, तो मैक्सिमम 3 रो 3 कॉलम वाला होगा। तो बस इसे सॉल्व कर लो, कितना हो गया 5 प्लस 14, 15 प्लस 28, ये हो गया 6 प्लस 16, 18 प्लस 32, ठीक है। जो भी कुछ आता है तो ये a इंटू बी निकाल दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और आप करके देख लेना, मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। जिसने 12th में पढ़ा है उसको पता है, याद है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो अगर इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करके देखो तो आंसर डिफरेंट आएगा, वो अपने आप करके देख लेना। अगर बी ए लिखोगे तो पहले बी लिखोगे, बी क्या है 5 6 7 8 और ए क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर b इंटू ए निकालोगे तो पहले b लिखना बेटा, फिर a लिखना और मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मतलब समझ आ गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ गया। उसके बाद आपने पढ़ा क्या, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब इन सब चीजों की एप्लीकेशन हम करेंगे जब, तो समझोगे ये बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है। दो एक बातें और समझ लो, छोटी छोटी, आप जानते हैं पहले, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब होता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कह रहा हूं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कब कहते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। A matrix is said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अभी तक मैंने जितनी भी मैट्रिक्स लिखी थी वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ये लिखा था ना a 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज कितनी थी बेटा 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब m इज इक्वल टू n होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हैं तो वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और छोटी सी बात लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर तो 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अगर 2 और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी हम बनाएंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो दो तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ सकती है, या तो 2 by 2 वाली, मतलब जिसमें 2 रोज 2 कॉलम हो, तो वो ऐसे देखो, डायगोनल पर 1 1 बाकी सब 0। तो ये क्या लिखा है मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। और अगर 3 by 3 वाली लिखनी है 1 1 1 बाकी सब बेटा 0। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिखी है
ये 3x3 वाली लिखी है। तो दो तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कहीं कहीं पर यूज करनी पड़ेगी, वो पहले ही मैं समझा रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है, एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल 1, मेन डायगोनल पर जो नंबर है वो 1 होते हैं और बाकी सब नंबर 0 होते हैं। इसमें भी देखो मेन डायगोनल पर क्या है 1 1 1, बाकी सब नंबर देखो 0 0 हैं। तो ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं पर नोट कर लो। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गई। तो मैट्रिक्स का जो बेसिक्स था, देखो मैट्रिक्स के लिए जो बेसिक आपको पता होना चाहिए था वो मैंने बता दिया। अब इसके साथ साथ अब देखो आ जाओ डिटरमिनेंट्स पर, थोड़ा सा बेसिक डिटरमिनेंट का भी समझ लो पहले। डिटरमिनेंट से क्या मतलब होता है और वो मैट्रिक्स से कैसे डिफरेंट है। डिटरमिनेंट, तो देखो डिटरमिनेंट से क्या मतलब है, अभी मैं ऐसे लिखता था ए, ये तो मैंने लिखा था 1 2 3 4, इसको मैं क्या बोलता था, ए मैट्रिक्स। हाँ कुछ कह रहे हैं मोहित जी। तो अभी देखो बेटा क्या कह रहा हूं, ए जो लिखता था मैं, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, और अगर इसको लिखूंगा इस फॉर्म में, सॉरी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये डिटरमिनेंट है। तो आप सभी को समझ आ रहा होगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या फर्क है। ये सिंबल एक तो देख रहे हो, यहाँ पर किस तरह से सिंबल बनाया गया था और यहाँ पर किस तरह से सिंबल बनाया गया है। तो ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है सर। तो ए डिटरमिनेंट जब मैं लिखूंगा इस तरह से लिखूंगा, ए मैट्रिक्स जब मैं लिखूंगा इस तरह से लिखूंगा। मैट्रिक्स को, अकेली मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन अकेले डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो दो मैट्रिसेस को तो किया था हमने, जब दो मैट्रिसेस थी मेरे पास उसको मैंने ऐड किया था, उसको सब्ट्रैक्ट किया था, उसको मल्टीप्लाई किया था। एक अकेली मैट्रिक्स अगर थी तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर एक अकेला डिटरमिनेंट है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब ये देखिए, अगर ए डिटरमिनेंट मेरे पास है, ए डिटरमिनेंट 1 2 3 4, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, वीडियो ऑन नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। हो गया, ठीक है बच्चों। तो कहां पर थे, मैं आपको बता रहा था ए डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ए डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो और देख लो। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, देखो डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। तो जब दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो समझ में आ रहा था आपको क्या, कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडेड, इसी तरह फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, सीधा सीधा को देखिए, ये डायगोनली इस तरह मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1 इंटू 4, बीच में लगाओगे माइनस, 2 इंटू 3, क्या करोगे 1 इंटू 4, और बीच में माइनस लगाकर क्या करेंगे 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 4 मतलब 4 और 2 इंटू 3 मतलब 6। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, -2। तो अब आप समझ गए कि एक डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये ए डिटरमिनेंट था मेरे पास 1 2 3 4, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 1 इंटू 4, बीच में माइनस लगाया 2 इंटू 3, तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व होकर ए डिटरमिनेंट निकल आया मेरे पास। तो क्लियर है, ये कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर ये डिटरमिनेंट 3/3 वाला होता, 3 रोज 3 कॉलम वाला, 1 2 3 -1 2 1 0 और 1 2, मान लो इस तरह का एक डिटरमिनेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखना है। अगर ये डिटरमिनेंट है आपके पास तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करते हो, 2/2 वाला डिटरमिनेंट मैंने बता दिया अभी कैसे सॉल्व करना है। अब 3/3 वाला बता रहा हूं, तो इसको कैसे करेंगे, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, समझो सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़ के रखना, ठीक है, इसको पकड़ के रखना फर्स्ट रो को। तो एक एक करके नंबर लोगे, सबसे पहले 1, ये पहला नंबर क्या है 1, ठीक है। तो 1 को लिया आपने, ये 1 किसमें था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो। अब आपको क्या दिख रहा है, देखो समझो बेटा, ये 1 किसमें था, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, तो क्या दिख रहा है 2 1 1 2, क्या दिख रहा है 2 1 1 2, ये लिख दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट रो को हाइड कर लिया, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लिया, जो दिख रहा था वो लिख दिया। इसके बाद इस नंबर पर आ जाओगे, इसको देखो एज इट इज लिया था, इसका साइन बदल देते हो, 2 का साइन बदल दोगे तो क्या होगा -2, ठीक है। अगर मान लो ये -2 होता तो उसको प्लस कर देते, साइन बदल देते हैं यहाँ पर, तो -2 कर दिया हमने। -2 को अब देखो ये कहां पर है 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में,
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करके क्या दिख रहा है आपको, रो वाइज पढ़ो, -1 1 0 2 क्या दिख रहा है, -1 1 0 2। तो देखो ये समझ आ रहा है, पहले हमने 1 लिया था, 1 कहां पर था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया था, तो ये दिख रहा था 2 1 1 2, वो यहां लिख दिया था। इसका साइन बदलते हैं बेटा हमेशा, तो ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो साइन बदल दिया। ये कहां पर था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, कहां पर था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया, तो अब क्या दिख रहा था, -1 1 0 2, वो यहां आ गया -1 1 0 2। अब तीसरा ये जो नंबर है एज इट इज लेते हो, तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज लेना है, सेकंड नंबर का साइन बदलना है, थर्ड नंबर को एज इट इज लेना है। फिर आप डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे, 2/2 वाला तो डायरेक्ट हो जाता है, 3/3 वाले को करने के लिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है, ये 3 कहां पर है बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, कहां पर है बोलो, ये 3 नंबर कहां पर है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो इनको हाइड कर दो। अब क्या दिख रहा है आपको, -1 2 0 1, क्या दिख रहा है, -1 2 0 और 1, ये दिख रहा है, -1 2 0 और 1। तो 3/3 वाले डिटरमिनेंट को पहले रिड्यूस करके 2/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये हमने क्या किया है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। हमेशा बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं, तो क्या किया है हमने, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है, तो 1 एज इट इज, फिर ये 2 1 1 2 बचा। इधर देखो ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इसका साइन बदलेगा हमेशा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, जो दिख रहा है वो लिख दिया, फिर ये नंबर एज इट इज लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, जो दिख रहा है बेटा वो लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसा भी मैंने बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, इसको इससे करेंगे, तो 2 × 2 माइनस बोलो 1 × 1, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह -2, इसको बताया था ना, -1 × 2, -1 × 2, बीच में माइनस लगाओगे 1 × 0, ठीक है, +3, तो इसको बोलो -1 × 1, माइनस बीच में 2 × 0। तो जैसे अभी छोटे वाला डिटरमिनेंट सॉल्व किया था 2/2 वाला, इसी तरह अब हम 3/3 वाला डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 × 2 4 -1, यहाँ बोलो -2 बाहर, -2 ये 0 ही हो गया, और +3 -1 ये -0 ही हो गया, 4 में से बन गया 3 -2 और -2, ये बोलो +3 -1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, और ये -3, ठीक है, तो 3 3 कट गया, फाइनली 4 आ गया, तो ए डिटरमिनेंट कितना आया 4। तो ध्यान से देखते रहना, कहीं हो सकता है मुझसे भी कोई मिस्टेक हो तो लिख देना क्यूए टैब में, तो पता चल जाएगा, ठीक है। ए डिटरमिनेंट ये जो था आपके सामने है। तो अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ मैट्रिसेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो बता दिए। उसके बाद देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है वो कैसे सॉल्व होगा, और 3/3 का डिटरमिनेंट है तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं ये उतना बेसिक था जो आप 12th में पढ़कर आए थे, और चैप्टर 1 में यही सारी बात होती है बेसिक की। ये बेसिक सारा काम आएगा अब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, जब हम मैट्रिसेस को अप्लाई करना शुरू करेंगे, जो कि पेपर में हमारे 12 नंबर का आना है, जैसा मैंने बताया। तो अब हम लगभग 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के दौरान आप क्या करोगे, जितना अभी मैंने पढ़ाया उसको ढंग से देख लोगे, और कहीं कोई डाउट है बेटा, अभी तक लिख चुके हो तो भी, और नहीं लिखा है तो भी क्यूए टैब में लिख दो, और सेशन की फीडबैक भी जरूर लिखते रहो कि कितना समझ में आ रहा है, कितना फायदा हो रहा है सेशन से। क्यों आप बोल तो पाते नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता है कितना मीनिंगफुल है ये। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज में जो बेस्ट आपके लिए कर सकूं वो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अभी 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। आपको जो भी कुछ मुझसे कहना है वो आप क्यूए टैब में लिख दें। इन द मीन टाइम देखो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, उस पर 3 एग्जांपल्स होंगे, वहां पर क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं किए होंगे, तो उनका कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, क्योंकि उनको फिर जैसे भी टाइम मिलेगा हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक। तो एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। तो स्क्रीन दिखने लगा होगा आपको। तो इसमें क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अभी, तो बेटा एक ये एग्जांपल 5 दिख रहा होगा। तो मैं रुका हूं 1 मिनट के लिए, इसको कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूंगा उस समय ये क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। ये जेके ठुकराल की ही किताब से है, एग्जाम्पल 5, और 2 बार तो लिखा हुआ है, ये पेपर में आया है, 2 बार नहीं, पिछले 10 साल में देखोगे तो 3 4 बार आया होगा, बार बार ये अपडेट करते नहीं है। तो आई होप कि एग्जाम्पल 5 आप ले चुके हैं। इसके बाद ये है, देखो एग्जाम्पल 12, इसको भी ले लो।
अच्छा, आपने कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप अगर बनाया हुआ है तो कोई बच्चा जो उसका एडमिन है, कोई एक स्टूडेंट और जो रेगुलर रहेगा मेरी क्लास में, तो क्यूए टैब में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दो कम से कम, ठीक है। तो मैं एक स्टूडेंट को ये सब भेज दिया करूंगा जो क्वेश्चन है कम से कम, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप रेडी रहें कि भाई आज सर क्या कराने वाले हैं, तो आप आगे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख देंगे, मतलब भेज देंगे वो इंफॉर्मेशन, वो मटेरियल। तो एग्जाम्पल 12 आपने ले लिया, मुझे किसी ग्रुप में ऐड मत करना, आप आपस में एक ग्रुप बना सकते हो और कोई एक स्टूडेंट, जो भी अभी मैं नाम बता दूंगा अगर लिखा है किसी ने, तो एक स्टूडेंट कोई मुझे नाम बताएगा तो उसके साथ मैं टच में रह सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो इन्फॉर्मेशन आगे सब बच्चों को भेज रहा हो। एग्जाम्पल 21 देखो, एक ये है, ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जिनको कुछ को आज कुछ को नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे यहाँ क्लास में करने की। तो आपके पास वही जो मैं दो डिवाइस की बात कर रहा था कि क्वेश्चन जब एक हाथ में हो और सॉल्व हम कर रहे हैं तो वो दूसरे में लिख पाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा, नहीं तो ये सब मैं डिक्टेट करूंगा तो प्रॉब्लम होगी लिखने में और फिर समझने में। इसके बाद ये लास्ट एक, ये देखो एग्जाम्पल 23, तो अभी भी जो रह गया है बेटा इसको ले लो जरा, एग्जाम्पल 23 कम से कम आज की क्लास में इनको लेके रखो स्क्रीनशॉट्स। ये सब मैं यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास हो और प्रेफरेबली दूसरे डिवाइस से आप देख पाओ क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके रखना, क्योंकि एक से देख के आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चारों क्वेश्चंस आप सभी के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, 5 मिनट मैंने बोला, आप लोग ब्रेक ले सकते हैं ताकि और ज्यादा अटेंशन के साथ आगे हम क्लास को कंटिन्यू कर पाए। क्यूए टैब में देख लेते हैं, किसी ने कुछ कहा? सिक्सटी 63 चैट्स हैं, ओके। बुक बेटा मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर जेके ठुकराल की किताब है, मैंने दिखाया था, एक बार फिर दिखा दूंगा अगर आप बाई चांस लेट ज्वाइन किए थे। एसओएल की साइट पर अवेलेबल नहीं है सब्जेक्ट का मटेरियल, होना चाहिए, आप देखो नहीं तो मैं ढूंढ के कोई लिंक भेज दूंगा, और अगर लेटेस्ट नहीं भी है तो पुराने वाले को भी रेफर कर सकते हो, बस उसमें फर्क वही है कि एक असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन नाम का चैप्टर होता था, वो अब कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मटेरियल कहीं से भी पढ़ो, अगर पुराना भी है तो कोई इशू नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, क्लियर देखो इसलिए नहीं दिख रहा होगा, आपके नेटवर्क का इशू होगा या फिर मतलब डिवाइस का कुछ ना कुछ, अगर नेटवर्क पूरा है, अच्छी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो बोर्ड अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से दिखाई देगा। ये मैं आज पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप नेट देखो थोड़ा सा अच्छा, जहाँ नेटवर्क आता हो वहां बैठोगे तो पक्का दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। थ्योरी नहीं आती है सच, आता तो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन प्रैक्टिकल को समझने के लिए थ्योरी भी समझनी जरूरी होती है, ठीक है। सेक वाले सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, तो आप सब्जेक्ट बताओ तो मैं बता सकता हूँ कौन सा बेटर है आपके लिए, इस तरह से तो नहीं। बेसिक भी थोड़ा सा बता देना, बिल्कुल मैंने अच्छे से बेटा सारा बेसिक भी बताया है अभी तक। ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, बिल्कुल अच्छी सी बात है। बिजनेस मैथ्स बेटा, जब कॉमर्स अगर पढ़ रहे हो तो कॉमर्स में जब तक बिजनेस मैथ्स, बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपको नहीं आता हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिजनेस मैथ्स में चैप्टर कौन कौन से हैं, मैंने क्लास जब शुरू हुई थी तो बताया था, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बुक के हिसाब से चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर का टाइटल क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, क्या नाम है बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो इस टाइटल का जो भी चैप्टर आपको दिखाई देगा, ये 12 नंबर का है, कहीं से भी आप इसको पढ़ लो, ठीक है। कौन सी बुक लेनी है मैंने बताया था, एक बार फिर अभी बता दूंगा, जेके ठुकराल है, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, ऑथर का नाम है जेके ठुकराल, बुक का नाम है मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज। नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जरूरी है मेन डायगोनल पर 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे, ठीक है, और किसी तरह की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है 4:16 पर, तो इसलिए नहीं हो रहा होगा, या तो मैंने उसको मतलब जब आपको ये स्क्रीन शेयर किया था उस समय हुआ होगा ऐसा। वीडियो नहीं शो हो रही है, ब्लैक स्क्रीन है, तो अभी देखते हैं, रुको एक बार, स्क्रीन ब्लैक शो हो रही है, ये 4:16 से हुआ ऐसा है। चलो, एक बच्चे ने अच्छी बात लिखी, सार्थक अरोड़ा ने, सर सब समझ आ रहा है, तो ऐसी बात सुन के जरा जोश आता है ना टीचर को भी। हाँ ठीक है, अरिहंत, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं। ये जो बेसिक अभी तक मैंने बताया, इस पे स्पेसिफिकली कोई सवाल नहीं आएगा, सवाल अब जो शुरू करेंगे वहां से आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए ये बेसिक समझना जरूरी था।
शोइंग सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करते हैं क्यों हुआ ऐसा। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, देखते हैं, अभी रुको। स्क्रीन शो तो हुआ है, एक बार देखते हैं। ठीक है, सभी चैप्टर स्क्रीन पर दिखाते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। एक नंबर अभी किसी बच्चे ने लिखा है, अजाजुल है, इसको देखते हैं, अभी रुकिए। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, तो ये स्क्रीन अभी सॉल्व करवाते हैं, क्या इशू है? शुरू में आपको सब दिख रहा था, 4:16 के बाद प्रॉब्लम हुई है ना कुछ। लेट मी सी। 1 घंटे से नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था वो तो दिखा होगा ना आप सभी को, जब डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। रुको, ओके। हाँ, तो देखो बच्चों, ये दिख रहा है, अब स्क्रीन आपको दिखना चाहिए। मैंने टेक्निकल लोग पर्सन से कंफर्म कर लिया है, उनको दिख रहा है सब। किसी बच्चे को नहीं दिख रहा तो उसके एंड पर नेटवर्क का इशू होगा। एक बार आप उसको मतलब लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो, नेटवर्क चला जाता है ना अगर आपका, तो बेटा ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एग्जाम्पल 5 दिख रहा होगा अब आपको, ये स्क्रीन दिख रहा होगा, मतलब बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये स्क्रीन सबको दिख रहा है। और जिसको नहीं दिख रहा तो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो, फिर उस केस में आपके नेट का कुछ इशू होगा बेटा। जिसको भी अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो नेट का इशू होगा।
अब मैंने स्क्रीन बंद कर दिया है और इसके बाद अभी 2 मिनट में देखो ज्वाइन शुरू करते हैं जहां तक हमने लिखा था। डिटर्मिनेंट दिखा था ना, ठीक है बिल्कुल ओके। ओके तो अब देखो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और 1 मिनट रुकते हैं। अब दिखने लगा होगा आपको बोर्ड। दिखा देंगे बेटा, दिखा देंगे, क्वेश्चंस भी दोबारा दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, 3x3 नहीं दिखा था ना, अभी क्वेश्चन एक करूंगा उसके साथ कर दूंगा। ओके तो अब देखो आप क्या करेंगे, 3x3 वाला क्वेश्चन ये बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन था, देखो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ए अब तो दिख रहा है ना सबको, ए क्या है, ये डिटर्मिनेंट दिख रहा है 1 2 3 -1 2 1 0 1 2, ठीक है। तो नेटवर्क का इशू होगा बेटा, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुई थी, नहीं तो ये बीच में सही था। किसी ने लिखा भी था कि कैसे एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया था। जो नहीं देख पाए थे तो दोबारा देख लो एक बार। तो सबसे पहले ये 1 लिया नंबर, ये देख रहे हैं आप 1 नंबर लिया हमने। ये 1 किस में था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। किस में था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बचा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो क्या दिख रहा था, 2 1 1 2। ये यहाँ पर लिख रखा है 2 1 1 2, ठीक है। इसके बाद ये जो सेकंड नंबर था 2, इसका साइन बदल देते हैं। तो इसको -2 लिखा मैंने, देखो +2 है तो माइनस कर देंगे, माइनस का होता तो प्लस कर देते। ये कहां पर था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। कहां पर था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया तो क्या दिख रहा है बेटा, -1 1 0 2। क्या दिख रहा है, -1 1 0 2, वो यहाँ आ गया। उसके बाद देखो थर्ड वाले को लोगे तो ये +3, ये एज इट इज लेते हैं। तो फर्स्ट को ऐसे का ऐसा लेते हैं, सेकंड का साइन बदल देते हैं, थर्ड को ऐसे का ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड को जब लिया, ये कहां पर था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में था। कहां पर था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दिया तो क्या बचा, -1 2 0 1। क्या दिख रहा है बेटा, -1 2 0 1, वो यहाँ लिखा हुआ है -1 2 0 1, ठीक है। तो इसको अब वैसे ही सॉल्व किया जैसे 2/2 के डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया था। कैसे, तो ये बाहर 1 है, देखो 2 × 2, बीच में माइनस लगाएंगे 1 × 1, ये दिख रहा है देखो। ये -2 एज इट इज है, तो -1 × 2, बीच में माइनस लगाएंगे 1 × 0, वो ये रहा। प्लस का 3 ये रहा, -1 × 1, माइनस बीच में लगाएंगे 2 × 0, तो ये रहा। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई किया गया है, वो आप सभी जानते हो, स्क्रीन पर रखा है। तो 1 मिनट में चुप हूं, इसको सॉल्व करके देख लो। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी आ गया आपको, और 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी आ गया। तो यहां तक क्लियर है, देखिए। अब इसमें आगे नोट करो, जो एक हमें क्या करना है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। 12th में आपने एक मेथड पढ़ा था जिसको बोलते थे मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते थे बेटा, मैट्रिक्स मेथड। अभी मैं मैट्रिक्स मेथड ना बता के पहले आपको क्रैमर्स रूल बता रहा हूं। तो क्रैमर्स रूल से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे ये डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ। तो लिखो क्या क्या सीख रहे हैं हम अभी, टॉपिक सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्विंग सिस्टम of equations by Cramer's rule or determinant method. Solving system of equations by Cramer's rule or determinant method.
तो इक्वेशंस को सॉल्व करना है या तो क्रैमर्स रूल की मदद से या डिटरमिनेंट मेथड की मदद से, एक ही बात है, क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। तो किस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे 12th में भी आपने देखा होगा 2-3 इक्वेशंस आपको दी होती थी और एक्स वाई जेड निकालना होता था। तो ये क्रैमर्स रूल नहीं पढ़ा था आपने, इसीलिए पहले मैं यही बता रहा हूँ अब, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल की मदद से इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, मान लीजिए इस तरह की, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, ठीक है। तो अगर इस तरह की 3 इक्वेशन दे रखी है, वहां 2, 3, 4 कुछ नंबर होंगे, a1, b1, c1 नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं। तो अगर 3 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, एक्स वाई जेड निकालना है, और कौन से मेथड से निकालना है, क्रैमर्स रूल से निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, क्रैमर्स रूल से इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे, अब वो आपको पहले समझना है। तो उसके लिए पहले क्या करोगे, एक डी डिटरमिनेंट बनाओगे। क्या करोगे, डी डिटरमिनेंट बनाओगे। डी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है ना बेटा, पढ़ो तो वो यहाँ लिख दो। यहाँ एक एक्स का क्या है a1, y का क्या है b1, z का क्या है c1। इसमें बोलो a2 b2 c2 और इसमें बोलो a3 b3 c3। तो क्रैमर्स रूल से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करोगे, पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स पढ़ दोगे। क्या करोगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स पढ़ दोगे, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो लिखने के बाद क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पढ़े, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपने लिख दिया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए डी, इसको सॉल्व कर लोगे, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताया, तो उससे ये डी निकल जाएगा। और जब डी निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, डी1 निकालेंगे, एक और डिटरमिनेंट। डी1 से क्या मतलब है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसको बदल दो इससे, राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से। डी1 निकालते समय क्या करोगे, लिख लो, कहीं लिखना है तो, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोफिशिएंट्स। फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से बदल दो। तो वो क्या है, d1 d2 d3, ठीक है। बाकी दोनों सेम रहेंगे, देखो b1 b2 b3 और c, ये c1 है यहाँ, c1 c2 c3, ठीक है। तो d लिख दिया, d1 लिख दिया। इसी तरह बेटा d2 जब लिखोगे तो D2 के लिए क्या करोगे, सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस करोगे राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से। D2 के लिए क्या करोगे, रिप्लेस सेकंड कॉलम बाय राइट हैंड साइड कोफिशिएंट। सेकंड वाले कॉलम को राइट हैंड साइड वाले से बदल दो। तो हर बार देखना इसी को, D को, बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें बदलने लगते हैं अब D1 में। तो जब D को ही हर बार देखेंगे, जब D1 निकालेंगे तो फर्स्ट को बदलेंगे, D2 निकालेंगे तो सेकंड को बदलेंगे, और जब D3 निकालेंगे तो थर्ड को बदलेंगे। तो देखो D2 निकालते समय फर्स्ट सेम रहेगा, A1 A2 A3, सेकंड वाला बदल जाएगा बेटा, D1 D2 D3, और थर्ड वाला सेम रहेगा, C1 C2 C3, ठीक है। तो D निकाल लिया आपने, D1 निकाल लिया आपने, D2 निकाल लिया। इसी तरह बेटा D3 निकालोगे तो जैसा समझ आ रहा होगा नाम से, D3 के लिए क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को बदलेंगे। तो थर्ड कॉलम को भी जो बदलोगे वो इधर से ही बदलोगे, ठीक है। थर्ड कॉलम को भी इधर से बदलोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, तो पहले आप वही फर्स्ट को एज इट इज A1 A2 A3, सेकंड को एज इट इज B1 B2 B3, थर्ड के बदले वो D वाले आ जाएंगे, D1 D2 D3, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कॉलम बदला तो D1 आ गया, सेकंड कॉलम को बदला राइट हैंड साइड से D2 आ गया, थर्ड कॉलम को बदला राइट हैंड साइड से तो D3 आ गया। तो D D1 D2 D3 तीनों जब निकल जाएंगे तो X निकालना है ना हमें। X कैसे निकलेगा, D1 अपॉन D, Y कैसे निकलेगा, D2 अपॉन D, और Z कैसे निकलेगा, D3 अपॉन D, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, समझो। X कैसे निकालना है, D1 अपॉन D, Y कैसे निकालना है, D2 अपॉन D, और Z कैसे निकालना है, D3 अपॉन D, ठीक है। और ये जो D है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब D आप सॉल्व करेंगे तो D 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर D 0 के बराबर है तो इसका मतलब वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पेपर में जो सवाल आएंगे यूनिक सॉल्यूशन वाले आएंगे जिसमें D 0 नहीं होगा। तो फिर 1 मिनट लगा के ध्यान से समझ लो, क्रैमर्स रूल में क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम D निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। D से क्या मतलब है, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उसका हम डिटरमिनेंट बना लेंगे, तो वो कोफिशिएंट डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद D1 कैसे निकलेगा, फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड वाले से बदल दोगे, D2 कैसे निकलेगा, सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड वाले से बदल दोगे, D3 कैसे निकलेगा, थर्ड कॉलम को राइट हैंड साइड वाले से बदल दोगे। अब ये वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे D1 D2 D3, अभी मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया था, उसी तरह से सॉल्व होंगे। और जब ये सब निकल जाएंगे तो एक्स वाई जेड कैसे निकलेगा, एक्स किसके बराबर होता है D1/D, वाई किसके बराबर होता है D2/D, और जेड किसके बराबर होता है D3/D। अगर दो ही इक्वेशन होती मान लो एक्स और वाई वाली, तो बस फिर D1 D2 तक ही काम चल जाता। अगर Z है ही नहीं तो फिर बस D1 D2 निकालोगे, उसी से काम चल जाएगा। अब इस पर देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्रैमर्स रूल पर, तो उससे आपको समझ आएगा कि ये कैसे होगा। और वही एक एग्जांपल जो कि अगर अभी तक आप नहीं ले पाए हो, एक बार देखो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको दिखेगा, उसको ले लो। ये दिख रहा है बेटा, अब स्क्रीन देखो, दिखने लगा होगा। मैं रीड कर रहा हूं, a salesman has the following record of sales during 3 months for 3 items A, B, C which have different rates of commission। ये दिख रहा है एग्जांपल? तो इसको नोट कर लो या फिर लिख, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। एग्जांपल 23 है ये, और जो काम की बात है वो लिख भी दूंगा या फिर मैं डिक्टेट ही करा दूंगा अगर अभी भी नहीं देख पा रहे हैं या कोई इशू है तो। वापस आ गए हम यहाँ, और अब देखो मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया, ठीक, ओके। ये अब देखो काम की बात इस एग्जाम्पल की मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, एग्जाम्पल 23 था ये। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल 23 है, पेज नंबर है देखो ये 2.24 बुक में। ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, अगर अभी नहीं देख पाए या नहीं लिख पाए तो काम की बात लिख लो। A salesman has the following records of sale during 3 months for 3 items A, B, C। एक सेल्समैन है, वो 3 आइटम बेचता है, काम की बात में लिख दूंगा बोर्ड पर, A, B, C 3 प्रोडक्ट वो बेच रहा है, which have different rates of commission। तीनों प्रोडक्ट पर उसको कमीशन मिल रही है कुछ कुछ, ठीक है, अलग अलग रेट से। फिर एक टेबल इस तरह से दे रखी है आपको, मंथ्स, और ऊपर दे रखा है सेल्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, मंथ्स दे रखा है, सेल्स ऑफ यूनिट्स दे रखा है, यूनिट है A, B, C, और इधर मंथ्स दे रखा है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मंथ्स दे रखा है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 90, 120, 90, 120, 130, 50 एंड 40, देन 60, 100 एंड 30, ठीक है। ये सेल्स ऑफ यूनिट्स गिवन है। और फिर आगे गिवन है टोटल कमीशन ड्रॉन। क्या गिवन है? टोटल कमीशन ड्रॉन। टोटल कमीशन ड्रॉन ये रुपीस में है, कितनी कमीशन टोटल मिल रही है? 800, 900 एंड 850। टोटल कमीशन ड्रॉन 800, 900 एंड 850, ठीक है। इसके नीचे लिख लो। अब आपसे चाहता क्या है? फाइंड आउट रेट्स ऑफ कमीशन। चाहता क्या है? फाइंड आउट रेट्स ऑफ कमीशन ऑन आइटम्स A, B एंड C। रेट्स ऑफ कमीशन ऑन आइटम्स A, B एंड C। तो देखो ये सवाल था, वहां से आपने ले लिया था तो भी ठीक है, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, सीधा सीधा समझो। एक सेल्समैन है, वो 3 प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, ठीक है। तो जनवरी में वो 90, 100, 20 यूनिट बेच रहा है, फरवरी में 130, 50, 40, मार्च में इतनी इतनी इतनी, और ये टोटल कमीशन जो उसको मिल रही है। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या निकालो? रेट्स ऑफ कमीशन। रेट्स ऑफ कमीशन से क्या मतलब है कि ए वाली आइटम पर कितनी कमीशन मिलेगी, बी वाली पर कितनी मिलेगी, सी वाली पर कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वेरिएबल डिफाइन करोगे। तो लिखो लेट x, y, z बी द रेट्स ऑफ कमीशन on items A, B and C respectively. Let x, y, z be the rates of commission, ठीक है। तो A वाली एक यूनिट को बेच के x रुपए मिलते हैं, B वाली एक यूनिट को बेच के y रुपए मिलते हैं, ये मान लिया हमने, और C वाली एक यूनिट को बेच के z रुपए मिलते हैं, तो ये मान लिया, ठीक है। तो जनवरी में क्या कर रहा है? A वाली कितनी यूनिट बेच रहा है? 90, तो कितने पैसे मिलेंगे? 90x प्लस ये 100 बेच रहा है बेटा, 100y प्लस
20Z, ठीक है। और टोटल कितने मिले हैं जनवरी में? 800। तो ये फर्स्ट इक्वेशन देखो समझ में आ रही होगी सबको, 90x + 100y + 20z = 800, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन देखो, 130x + 50y + 40z = 900, ठीक है। इसी तरह तीसरी इक्वेशन जब बनाओगे, 60x + 100y + 30z = 850। तो ये तीन इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली हैं। उसने हमें कहा है फाइंड आउट रेट्स ऑफ कमीशन। रेट्स ऑफ कमीशन निकालो, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। एक्स वाई जेड से क्या मतलब है? ए वाली एक आइटम को बेचकर कितना पैसा मिलता है, बी वाली एक आइटम को बेचकर कितना पैसा मिलता है, इसी तरह सी वाली एक आइटम को बेचकर कितना पैसा मिलता है, ये आपको निकालना है, ठीक। तो ये तीन इक्वेशन बन गई। आई होप कि ये तीनों इक्वेशन आपको समझ आ रही होंगी। अब इसमें कहीं लिखा था बेटा कि इसको क्रैमर्स रूल से करना है या डिटर्मिनेंट मेथड से करना है? नहीं लिखा हुआ है। तो आप पेपर में इसको मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो जो 12th में पढ़ा था, और डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो। लेकिन मैं भी क्योंकि आपको इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना सिखा रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट से कर रहा हूं। तो जब तक पेपर में कुछ ना लिखा हो, सॉल्व करने वाला जो भी सवाल होगा इस तरह का, आप उसको मैट्रिक्स से ही कर दिया करो जब तक कुछ नहीं लिखा है। तो अगर स्पेसिफिकली लिखा है क्रैमर्स रूल से करना है या डिटर्मिनेंट मेथड से करना है, तो डिटर्मिनेंट वाला करोगे। मैट्रिक्स वाला कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा। 12th में आपने किया भी था, क्रैमर्स नहीं किया था इसलिए पहले वो करा रहा हूं। तो ये तीन इक्वेशन बन गई। अब तीन इक्वेशन बनने के बाद इनको सॉल्व कैसे करना है मैंने बताया था। कैसे करना है बोलो? डी निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। तो D क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। D क्या होता है? कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख दो। ये 130 था ना, कितना था ये? 90, 130, 60, 90 ये था 130, ठीक है। तो बोलो 90, 100 और 20, ये कितना है? 130, 50 और ये है 40, ठीक है। ये आपका 60, 100 और ये हो गया 30। ये बेटा हमने क्या लिखा? डी, ठीक है। इसको सॉल्व करो। तो अभी सॉल्व करना सिखाया था ना मैंने, 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जिसका रह गया था तो वो अब देख लो ध्यान से। ये आखिरी मौका मिल रहा है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना कैसे सीखना है। इस रो को पकड़ा ना मैंने बताया था। पहले 90 को एज इट इज लिखो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ना 90, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। अब क्या दिख रहा है? 50, 40, 100, 30। क्या दिख रहा है? 50, 40, 100 और 30, ठीक है। 50, 40, 100 एंड 30। अब दूसरे वाले का मैंने कहा था साइन बदलते हैं, -100 हो जाएगा। ये कहां पर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, छोड़ दो। तो क्या दिख रहा है? 130, 40 और 60, 30। कैसे निकला है ये? 100 कहां पर था? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो ये छोड़ दिया। ये बचा देखो बेटा 130, 60, 40 और 30। अब तीसरे वाले को एज इट इज लेते हैं, 20 वाले को। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो। थर्ड कॉलम है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो। तो क्या आया? 130, 50, 60 एंड 100, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 90, ये बताया था ना डायगोनली, फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से, बीच में माइनस आएगा। तो 50 इंटू 30 -40 इंटू 100, इधर बोलो -100, ये कितना होगा? 130 इंटू 30 -40 इंटू 60 और +20, ठीक है। तो ये हो गया 130 इंटू 100 और -50 इंटू 60। तो देखिए सॉल्व करिए। 90 कितना हो गया? ठीक है, कितना होगा? 90, 1500 - 4000 -2500 -100, ये कितना आएगा? करिए सॉल्व। कितना हो गया ये? माइनस का ये भी माइनस का है, देखो 15 के आगे 1 2 3 4। ये प्लस का है कितना? ये माइनस, वो प्लस का कितना आएगा? 2। कितना हो गया फाइनली? माइनस 3,75,000 प्लस का 2 लाख। फाइनली कितना आएगा? -1,75,000।
तो आराम से देखिए बेटा, डी मैंने सॉल्व किया और डी मेरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, -1,75,000। तो 1 मिनट के लिए मैं रुक गया। अच्छा, ये नीचे तक आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे इतना नीचे नहीं लिखेंगे। क्या डी कितना आ रहा है, -1,75,000, ठीक है। इसको नोट कर लो ध्यान से। किसी का रह गया, किसी को कोई दिक्कत है? अभी मैं एक साथ देखूंगा आपके डाउट सब, जो भी अगर अभी और बताने को रह गए हैं। तो डी आपने निकाल लिया कम से कम। क्या कर रहे हैं हम, क्रैमर्स रूल डिटरमिनेंट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, डी निकाला। डी को निकालने के लिए कैसे सॉल्व किया, डिटरमिनेंट। ये आपको आता था 12th में, जिसने किया है तो उसकी तो प्रैक्टिस हुई, जिसने नहीं किया था उसको देखो मैंने करा दिया अच्छे से। तो अब थोड़ा सा आप क्लास के बाद मेहनत करोगे तो सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये डी आपका निकल गया। और जब डी निकल गया तो डी के बाद मैंने क्या सिखाया था, D1 D2 D3 निकालोगे। तो वो अभी आप खुद से निकालोगे। D1 निकालोगे तो ये थोड़ा सा देखो मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से लिख D1। तो डी निकालने के बाद मैंने क्या कहा था, D1 निकालोगे। D1 कैसे निकलेगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से। तो राइट हैंड साइड वाले क्या है बोलो, 800, 900 और 850। और बाकी दोनों ऐसे कैसे लिख दो बेटा, 100, 50, 100, 20, 40, 30। इसको अभी अपने आप सॉल्व करना। देखो D1। इसी तरह D2 निकालोगे। D2 के लिए किसको बदलोगे, इसी को देखना बार बार, डी को। D1 के लिए फर्स्ट कॉलम को बदल दिया था, D2 के लिए किसको बदलोगे, सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट सेम लिख दो 90, 130, 60। सेकंड वाले को बदल दो। बदलने से क्या मतलब है, सेकंड वाले को ये वाले लिख दो, ठीक है। 800, 900, 850। थर्ड वाला सेम रहेगा 20, 40, 30। यहां देख रहा हूं मैं बार बार डी में। तो D1 लिख दिया, D2 लिख दिया, इसी तरह D3 लिखेंगे। तो D3 के लिए पहला सेम 90, 130, 60। दूसरा भी सेम 100, 50, 100। तीसरा बदल जाएगा, तीसरे के बदले क्या आ जाएगा, 800, 900 एंड 850, ठीक है। तो देखो डी लिख दिया मैंने, D1 लिख दिया, D2 लिख दिया, D3 लिख दिया। तो अब ये डी मैंने सॉल्व कर दिया है। D1 D2 D3 को आप खुद से सॉल्व करिए अभी अगले टाइम में। D1 जब आप सॉल्व करेंगे, D1 सॉल्व करके कितना आएगा, -3,50,000। देखो आ रहा होगा, करो बेटा। D2 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा -7 लाख। और D3 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा -19,25,000। तो अगले 5-7 मिनट इसको जरा करिए तो पता चल जाएगा कितना समझ आ रहा है। डी मैं निकाल चुका हूँ, D1 D2 D3 लिख चुका हूँ, कैसे सॉल्व होगा उनको सॉल्व करो। सॉल्व करके जो आंसर्स आएंगे मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। और जब D D1 D2 D3 तीनों आ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, x बताया था क्या होता है, D1/D। तो D1/D करोगे, जो वैल्यूज आएंगी y जब निकालोगे D2/D, और z के लिए D3/D। तो ये जो वैल्यूज आई है बेटा, जब पुट कर दोगे तो फाइनली 2, 4 और 11 आएगा। 2, 4 और 11। तो करो इसको अगले 5-7 मिनट, और दिक्कत है तो वहां बताओ मुझे। तो x कितना आएगा, D1/D। D1 ये लिखा मैंने, ये आना चाहिए, ये D2 आना चाहिए, ये D3 आना चाहिए। तो x y z कैसे निकलेगा, x होगा आपका D1/D, y होगा D2/D, z होगा D3/D, ठीक है। तो D1/D, D2/D, D3/D। तो उसको रखोगे तो 2, 4 और 11 आ जाएगा, ठीक। तो ये अभी हमने क्या किया है, मैट्रिक्स मेथड नहीं, डिटरमिनेंट मेथड, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखते रहो आप, 2, 4, 11। अच्छा मुझे QA देखना है इस तरह से कि आपको दिक्कत ना हो। इधर ही आ जाता हूँ मैं। हाँ जी, आप इसको सॉल्व करते रहिए, D1 D2 D3। और जो अभी तक आपकी फीडबैक है, क्वेश्चंस हैं जो भी आपने लिखे, अब पहले उसको देख लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो आगे कुछ करेंगे। बेटा नंबर आप सभी ने लिखे हैं, किसी एक स्टूडेंट को मैं अभी क्लास के बाद कांटेक्ट खुद करूंगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेगा, तो वो आपसे अपने आप फिर टच में आएगा, और उस लिंक को हम नेक्स्ट टाइम पब्लिश भी कर देंगे। तो अभी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, एक बार अब इसको मैं नीचे से ही देखता हूँ। देखो आपकी जो क्वेरीज हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अच्छी बात लिखी है अरिहंत ने
कि इसमें 10 कॉमन लेकर लिख सकते थे। बेटा आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है, आप कर सकते थे, या मैं सबको करा रहा था तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। शॉर्टकट फॉर क्विक चेकिंग द आंसर, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, बिल्कुल नहीं बेटा। वो जो एक्स वाई जेड आएगा उसको इक्वेशन में रखकर देख लेना बस। यहाँ पर ये अभी आया ना 2 4 11, तो 2 4 11 ये बराबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद क्यों नहीं जा रहा? साइबर लॉ और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बेटा अगर कम पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, साइबर लॉ आसान है, अच्छे से आपका पास हो जाएगा। और वैसे अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फिर आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। कॉमर्स का बच्चा अगर मैथ्स अकाउंट्स ना पढ़े तो फिर बात नहीं बनती है। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको ले लें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इजीली पढ़ना चाहते हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आपका वो ठीक रहेगा। मतलब कौन सा? साइबर क्राइम। बेटा ब्लैक स्क्रीन अगर है ना तो आपके नेट का इशू है। आप थोड़ा अपना इंटरनेट वाला कनेक्शन बढ़ाओ, क्योंकि बच्चों को दिख रहा है। ठीक, तो नहीं दिखना लगे ना बीच में, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखा करो। कोड दिखना जरूरी है, स्क्रीन नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। एक ही चीज मैनेज हो जाए एक टाइम पर तो ठीक है। लाइट बढ़ा दीजिए तो नेक्स्ट क्लास में बेटा कोशिश करते हैं। लाइट तो मैं अभी भी बढ़ा दूं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन फिर इधर उधर आने लगता है। देखो अगर बेटर है तो लिखो, लाइट तो बहुत है हमारे पास, बट वो साइड में ट्यूब लाइट्स दिखने लगती हैं फिर। तो इफ दिस इज बेटर तो ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपको जो बेटर लगे वो लिख देना। स्क्रीन शेयर नहीं दिखा ना, कोई इशू नहीं है, हम कोशिश करेंगे आपको देखना ही ना पड़े। ये देखो वही बच्चे लिख रहे हैं ना। अगर आपका बेटा नेट जाता है ना बीच में, तो फिर आपको स्क्रीन या बोर्ड दिखना बंद होता है। तो ऐसा कुछ भी हो तो लीव करके दोबारा ज्वाइन किया करो, तो वो हो जाएगा। बेटा समझ में तो आएगा, मैं इसीलिए बहुत आराम से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो 12th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मेरी क्लास में आपको रेगुलर और अटेंटिव रहना पड़ेगा। अब मैंने लाइट बढ़ाई है, अगर बोर्ड बेटर दिख रहा है तो आप लिखो, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम से इतनी लाइट रखें। लेकिन वो साइड में ट्यूब लाइट्स बनती हैं तो वो रिफ्लेक्शन आपको प्रॉब्लम ना करे। कोई बोर्ड ब्लर दिखता है तो आपके नेट का इशू है। कुछ बच्चों ने बड़ी अच्छी फीडबैक लिखी है, वेरी गुड। पढ़ के तसल्ली होती है ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों तक चीज सही से जा रही है। +3 की जगह -3 आएगा, वो कहाँ पर है? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। बेटा थोड़ा नेक्स्ट टाइम से ना नेट अच्छा लेकर बैठना, जहां भी बैठो, जहां आपका इंटरनेट अच्छा आता हो।
तो फिर बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जब भी बोर्ड या स्क्रीन दिखना बंद हो तो सीधा एक बार लीव करो और दोबारा ज्वाइन करो। शाबाश, एकता ने लिखा है कि आंसर आया है X2Y4Z11। वेरी गुड दीपाली। तो जिन बच्चों ने किया वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। और जिसका रह भी गया तो वो फिर क्लास के बाद इसको देखो, ठीक है। तो काफी अच्छे आपने रेस्पॉन्सेस लिखे हैं, जिसको पढ़कर काफी तसल्ली होती है। ठीक, तो अभी हमने क्या करा है, देखो फिर एक बार आज क्या क्या किया था मैं 2 मिनट में आपको बता दूं। मैट्रिक्स मेथड हमने नहीं किया, अभी हमने मैट्रिक्स से शुरू किया था। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की थी। उसके बाद क्योंकि मैंने जब डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ाया तो वहां से मैं इसको ले गया किधर, क्रैमर्स रूल की तरफ। तो क्रैमर्स रूल अगले 2 मिनट में फिर रिवाइज कर लो। उसमें क्या करना होता है, पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं उससे आपका डी निकल जाता है। उसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, D1। क्या निकालते हैं, D1। D1 से क्या मतलब होता है, फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दो। D2 से क्या मतलब होता है, सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दो। और D3 से क्या मतलब होता है, थर्ड कॉलम को राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आपने निकाल लिए 2, 4 और 11, और उससे फाइनली आपका ये क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट मेथड वाली बात हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करो क्लास से 5 मिनट पहले ज्वाइन करो और लीव भी 5 मिनट बाद तक रहो यहाँ पर, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें समझ आए। शुरू में मैंने सब बता दिया था कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया होगा या फिर वो लिखते रहे हैं, तो वो समय समय पर दोबारा बताता रहूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ये क्रैमर्स रूल हो गया, और अभी करीब है हमारे पास 12-15 मिनट, तो थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, क्योंकि समय हमेशा कम रहेगा और काम ज्यादा रहेगा। तो एक इसमें टॉपिक होता है जो सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर। किस पर आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब उसमें एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, और उसमें मतलब 2 मैट्रिक्स आपको बनानी होंगी, उनको मल्टीप्लाई करनी होंगी, और बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। मतलब कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है उसमें, जैसे अभी इसमें एक्स वाई जेड निकाले थे ना, उस तरह से नहीं। तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन होगी, 2 मैट्रिक्स आपको गिवन होंगी, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा। तो इस पे ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ठीक है, मैं डिक्टेट ही कर देता हूँ, काम की बात लिखो जरा जल्दी से। एक एग्जाम्पल अभी हम कर लेते हैं, और वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर होगा। अब जो मैं करूंगा उसमें सॉल्व नहीं करना है उस तरह से जो अभी किया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल 5 है। अभी स्क्रीन पर खैर दिखाया था मैंने, नहीं भी दिखा था कोई बात नहीं, काम की बात में लिख रहा हूं, तो जरा नोट करो। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ ट्रक्स। नोट कर लो बेटा, 1-2 सेंटेंस से ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ ट्रक्स, T1, T2, T3। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 3 तरह के ट्रक्स यूज करती है, टू ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, B1, B2, B3। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो 3 तरह के ट्रक्स यूज करती है, और उन ट्रक्स में व्हीकल ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ट्रक्स के नाम है T1, T2, T3, और व्हीकल्स के नाम है V1, V2, V3। आगे लिखो, द कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक, in terms of 3 types of vehicles, the capacity of each truck in terms of 3 types of vehicles is given below. The capacity of each truck in terms of 3 types of vehicles is given below. तो V1, V2, V3 और T1, T2, T3। ठीक है, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो ये टेबल क्या कह रही है बेसिकली आपसे, ट्रक 1 जो है वो व्हीकल 1 की 1 यूनिट ट्रांसफर करती है, व्हीकल 2 की 3, व्हीकल 3 की 2। इसी तरह ट्रक 2 में 2, 2, 3 जाते हैं, और ट्रक 3 में कितने जाते हैं, 3, 2, 2 जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि हर ट्रक में कितने कितने व्हीकल 1, व्हीकल 2 और व्हीकल 3 जाते हैं। तो अब इसके बाद देखो आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखो, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स
Using matrix method, find the number of vehicles of each type. Using matrix method, find the number of vehicles of each type that can be transported. Using matrix method, find the number of vehicles of each type that can be transported if the company has 10, 20 and 30 trucks. 10, 20 and 30 trucks. 10, 20 and 30 trucks of each type respectively. तो T1 आपके पास कितनी है 10, T2 कितने हैं 20, T3 कितने हैं 30. एक एक ट्रक में इतना इतना जाता है, 10, 20, 30 में कितना जाएगा वो निकालना है. तो सिंपली ये आपको पता है एक एक का गिवन है और 10, 20, 30 का निकालना है. तो इसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना है, सिंपली मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा. तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का. उसमें दो मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करते हैं हम. क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करते हैं. एक तो देखो इसने ये दे ही रखी है, इसको ए मैट्रिक्स में लिख लेंगे 1 3 2 2 2 3 3 2 2. इसको ऐसे लिख भी दिया करो ऊपर V1 V2 V3 और ये है T1 T2 T3. मतलब ट्रक 1 पे ऐसे जा रहा है, ट्रक 2 पे ऐसे जा रहा है, ट्रक 3 पे ऐसे जा रहा है. ठीक है, एक एक ट्रक के हिसाब से दे रखा है. मुझे कितनी दे रखी है, 1 वाली कितनी है 10 और 2 वाली कितनी है बेटा 20 और 3 वाली कितनी है 30. तो अब उसको देखो मैं कैसे लिखूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, जो कि टोटल व्हीकल्स आ जाए कि V1 टोटल कितना जाएगा, V2 टोटल कितना जाएगा और V3 टोटल कितना जाएगा. क्या पूछा है आपसे, फाइंड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ ईच टाइप. मतलब जुड़कर क्या आना चाहिए, V1 टोटल कितना जाएगा, V2 टोटल कितना जाएगा, V3 टोटल कितना जाएगा. तो V1 ऐड होना चाहिए, ऐसे ही V2 ऐड होना चाहिए, ऐसे ही V3 ऐड होना चाहिए. तो दूसरी मैट्रिक्स देखो जो मैं बनाऊंगा B, एक बार वही हिट एंड ट्रायल से ही बनाना होता है कि आप उसको रो में बनाओ, सही नहीं होगा तो फिर कॉलम में बनाना पड़ेगा. तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, मान लो 10, 20 और 30. ये ट्रक 1 है, ट्रक 2 है, ट्रक 3 है. ठीक है, अगर मैंने इसको रो में लिख दिया, ट्रक 1 मेरे पास 10 है, ट्रक 2 मेरे पास 20 है, ट्रक 3 मेरे पास 30 है. ओके, अब शायद फिर वही हुआ होगा कि स्क्रीन छोटा हो गया. ये क्यों होता है, बीच में कुछ चेंज करते हैं वहां या तो सेटिंग. मोहित जी आप देख आए हैं क्या बीच में, हेलो. जी सर. मोहित सर आप बीच में आते हो ना जब ये मेरा बोर्ड छोटा हो जाता है. वो नहीं सर, वो स्टूडेंट्स को पूरा दिखता है. पूरा ही दिख रहा है तो चलो बस ठीक है, फिर ये लिखने लगते हैं कि नहीं दिख रहा है. एनीवेज, तो अब ये ए मैट्रिक जब यहाँ कोई नहीं दिख रहा होता ना तो फिर बोर्ड पूरा दिख रहा होता है मुझे. मैं लीव कर जाता हूँ सर, ऐसी बात है तो. हाँ एक बार हटके देखो, ऐसे ही बीच में. हाँ अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा है. ओके, तो ए ये रहा, बी ये रहा. ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं बेटा, देखिए ए बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इनको तो कैसे, एक एक ट्रक पर इतना इतना व्हीकल जाएगा. ट्रक 1 मेरे पास 10 है, ट्रक 2 मेरे पास 20 है, ट्रक 3 मेरे पास 30 है. तो अब देखो a इंटू बी करूं या b इंटू ए करूं, और जो भी मैं कर रहा हूं तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हो रही है या नहीं. तो 2 मिनट इसको ढंग से समझो. इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है इसमें 3 और कितने कॉलम है इसमें 3. नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. इसमें बेटा कितनी रोज है 1 और कॉलम 3 है. देखो रो तो 1 है, कॉलम 3 है, 1 2 3. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है. इसमें आप देख रहे हो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3. क्या मैं a इंटू बी कर सकता हूं, अगर a इंटू बी मैं करूंगा तो मैंने क्या बताया था आपको, रूल क्या था, a वाली का है 3/3, b वाली का क्या है बोलो 1/3. तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, नहीं. क्या समझाया था मैंने, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो उसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए. तो आज की क्लास में शुरू में ही बताया था ना मल्टीप्लिकेशन का रूल, तो वो नहीं हो सकता. इसी तरह आप देखो b इंटू ए अगर मैं करता हूं तो पहले b लिखो 1 इंटू 3 और फिर ये लिखो a 3 इंटू 3. तो ये तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पहले b लिखूंगा बाद में a लिखूंगा. तो देखो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, लेकिन करने से क्या सही चीज निकल रही है अब आपको वो समझना है. पहले b इंटू ए लिख कर देखो 10 20 30 और a क्या है बेटा 1 3 2 2 2 3 3 2 2. ठीक है, ये क्या है b है, ये ट्रक 1 ट्रक 2 ट्रक 3 और ये है आपका ये 1 2 3 है, ये व्हीकल 1 व्हीकल 2 व्हीकल 3, ये ट्रक 1 ट्रक 2 ट्रक 3. ठीक है, तो a इंटू बी क्यों नहीं किया वो समझ आ गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते. b इंटू ए मल्टीप्लाई तो हो सकता है लेकिन मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट वही आ रहा है जो मुझे चाहिए, अब वो समझना है.
तो मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना कैसे सिखाया था आज की क्लास में, पहले फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडेड, इसी तरह फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, वही सब सिखाया था ना, तो वही करना पड़ेगा। देखो तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो देख रहे हैं आप, ये रही, और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, और देखो हो क्या रहा है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो 10 इंटू वन क्या है, ट्रक वन पे जो व्हीकल बन जा रहा है, प्लस 20 इंटू टू क्या है, ट्रक टू पे जो व्हीकल बन जा रहा है, प्लस 30 इंटू थ्री क्या है, ट्रक थ्री पे जो व्हीकल बन जा रहा है, तो ये वही है ना जो मुझे निकालना था, 10 इंटू वन प्लस 20 इंटू टू प्लस 30 इंटू थ्री, तो देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 10 इंटू वन प्लस 20 इंटू टू प्लस 30 इंटू थ्री, तो ये पूरा ऐड होकर क्या हो जाएगा, व्हीकल वन टोटल निकल आएगा। देखो एक एक ट्रक पे कितना जा रहा था वो ये रहा, और 10 20 30 पर कितना जाएगा वो ये निकल गया। तो क्या किया है जो मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया था, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जुड़ रहा है व्हीकल वन, ऐसा ना होता कि पता चला ट्रक जुड़ जाते, हमें निकालना है तीनों ट्रक जो हैं उसके हिसाब से कितना कितना व्हीकल 1 2 3 जाएगा, तो ये पहला निकल आया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, तो ऐसे ही मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, तो वो क्या है, देखो 10 इंटू थ्री प्लस 20, इस वाले से कर रहा हूं बेटा, 20 इंटू टू प्लस 30 इंटू टू, देख रहे हैं, ये इससे किया मैंने फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। इसी तरह अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे, कहा था ना एक एक रो को पकड़ो, उसको हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहो, तो पहले फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, जब सारे कॉलम निपट जाए तो दूसरी रो पर आना, दूसरी रो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहा हूँ, इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, 10 इंटू टू प्लस 20 इंटू थ्री प्लस 30 इंटू टू, देखिए तो ये आपने देखा ध्यान से, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम जब किया तो व्हीकल वन टोटल निकल आएगा, इसी तरह फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम किया तो व्हीकल टू टोटल निकल आएगा, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम किया तो व्हीकल थ्री टोटल निकल आएगा। तो ये सब करने के बाद आपके पास देखो ये आ रहा होगा, इसको सॉल्व करो, कितना 10 प्लस 20 टू सा 40 प्लस 30 3 सा 90, ये बेटा 30 प्लस 40 प्लस 60, ये बोलो 20 प्लस 60 प्लस 60, कितना हो गया 140, ये आएगा देखो कितना 130, और ये आएगा कितना 140, देखिए ध्यान से, तो ये आ गया व्हीकल वन व्हीकल टू व्हीकल थ्री। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किस टॉपिक पर था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर, इसमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, एक्स वाई जेड नहीं निकालना था, सीधा सीधा आपको दे रखा था एक एक ट्रक पर इतने इतने व्हीकल जाते हैं, 10 20 30 होंगी तो कितने जाएंगे, तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लिकेशन करके निकल आएगा। बट उसके लिए एक मैट्रिक्स तो मुझे दे रखी थी, दूसरी मैट्रिक्स मैंने बनाई खुद से, वो रो में बनाई, बुक से जानबूझ के अलग बनाई है, उसने कॉलम में बना रखी थी, तो मैंने डेलिबरेटली डिफरेंट सॉल्यूशन किया है। तो आप जैसे भी करो बस ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स बनाने के बाद पहले तो वो मल्टीप्लाई हो रही है या नहीं, तो मैंने बताया था a इंटू बी नहीं हो रहा था लेकिन b इंटू ए हो रहा था, तो पहले तो वो मल्टीप्लाई होनी जरूरी है। और दूसरी बात क्या है, जब वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद वो रिजल्ट जो चाहिए वो आ रहा है, जैसे व्हीकल वन चाहिए टोटल, तो ये देख रहे थे ना 10 इंटू वन, ट्रक वन पे व्हीकल वन, प्लस 20 इंटू टू, ट्रक टू पे व्हीकल वन, प्लस 30 इंटू थ्री, तो ट्रक वन पे व्हीकल वन, तो टोटल व्हीकल वन निकल कर आ रहा था और हमें वही चाहिए था। तो देखो आई होप कि एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास है वेडनेसडे को, तो उस दिन हम एक मैट्रिक्स मेथड अच्छे से करेंगे और एक लियोनटिफ मॉडल जो बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने 12th में नहीं किया और पेपर में सवाल आते हैं तो उसको भी करेंगे। ठीक, आज जितना भी पढ़ाया है पहली क्लास के हिसाब से काफी कुछ करा दिया मैंने आपको, तो एक बार आप बेटा ध्यान से इसको सब कर लेना। अगले 4-5 मिनट और हूं मैं अभी आपके साथ, एक बार क्यूए टैब में देख लेता हूं अगर कुछ भी आपने लिखा है, कोई डाउट है तो नेक्स्ट टाइम से और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में आप आओ और तैयारी करके बैठो, नेट कनेक्शन और बेटर कर लो बेटा। थोड़े से दिन की बात है, 15 दिन ही हो आप मेरे साथ, कोई ज्यादा टाइम नहीं, तो अच्छा डेटा कनेक्शन लेकर बैठना, ठीक है, तभी पूरा फायदा उठा पाओगे क्लासेस का।
बुक कौन सी अच्छी है मैंने आपको बताया था एक बार, अगर नहीं ले पाई शुरू में तो अब देखो इसको देख लो, ये बुक दिख रही है आपको, टाइटल है मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, ये टाइटल है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको सही लगे, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, और ऑथर है डॉक्टर जेके टुकराल। तो एक ही किताब पढ़नी है बेटा आपको, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस किताब को ले लो, ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, और ऑथर है डॉक्टर जेके टुकराल, ठीक। इस बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी ने कहा था ना चैप्टर भी सर हमको जरा बता दो क्या है, एक मिनट देख लो इसको, एक सेकंड होल्ड करो, ये देख रहे हैं आप चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 दिख रहा है यहाँ, ये देखो मेरी फिंगर है यहाँ, चैप्टर 2 एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर 2 हम यहाँ से कर रहे हैं अभी आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 करेंगे, ठीक। तो बुक का चैप्टर का ये आपका सवाल क्लियर हो गया, ये शुरू में मैंने सब बताया था, अगली बार से कोशिश करना बिल्कुल शुरू से आप ज्वाइन करो, कैलकुलेशन है ही वो तो होगी बेटा, कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में, तो वो आपको रखना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने अच्छी फीडबैक लिखी है, वेरी गुड, थैंक यू। जिसका आंसर नहीं मिल रहा है तो कोशिश करो कि एक बार दोबारा देखना, या जो भी ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ना, कम से कम जिसका मैच हो जाए उस पर सॉल्व करके डाल दिया करो, ताकि जिस जो नहीं कर पा रहा है वो देख सके कम से कम। D1 बेटा 1,50,000 नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक की होगी, दोबारा देख लेना एक बार। टैली ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में टैली ही पढ़ाया जाएगा, बट वो एडवांस लेवल का होगा, उसमें जो पहले किया उससे और भी कुछ सीखोगे, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है बेटा ये सब। लाइट्स ऑन इज बेटर, ठीक है, तो हम तो सारी लाइट जला देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 60, 140, 210, ये कुछ गड़बड़ है बच्चों आपकी, ये तो मैंने बोर्ड पे किया है ना, 140, 130, 140 आ रहा है, ओके। होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो बेटा बुक है, अगर आप तो उसको देखो, नहीं तो फिर मतलब अभी इतना रिवाइज करो, जो पढ़ाया इसी को सबको रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। 10 ईयर ले लो, मार्केट में मिल रहा है, तो उससे भी देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हों उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एसओएल की वेबसाइट पर देख लो, बिजनेस मैथ्स के जो भी क्वेश्चन पेपर या कंटेंट मिलता है वो देख लो, कुछ कुछ मटेरियल मैं भेजने लगूंगा बीच बीच में, तो दिक्कत नहीं होगी। ये सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का सवाल था, इससे पहले जो मैंने किया था वो क्रेमर्स रूल का सवाल था। इसमें क्या था कि एक कंपनी के पास 3 तरह के ट्रक हैं, 3 तरह के व्हीकल वो लेकर जाती है, तो एक एक ट्रक पर कितने कितने व्हीकल जाते हैं वो हमें पता था, तो 10, 20, 30 ट्रक होंगे तो कितने जाएंगे, तो उसमें सिंपली हमने 2 मैट्रिक्स बनाई और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ये किस टॉपिक का सवाल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसे बोलते हैं। चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, उसको मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, या बुक से ये खींच के रेलेवेंट पेजेस भेज देंगे ताकि आप चैप्टर वाइज भी समझ जाएं। वन 130, 210 कैसे आएगा बेटा, स्क्रीन पे लिखा तो है, देखो मैंने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ये सब किया तो हुआ, इससे मैच करो। एग्जाम तो वही मई 15 के बाद कभी भी होगा, उसको चेक करते रहो। 3 शेयर तो मैंने किया ही नहीं है अभी। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर था सवाल बेटा, इसके और 1-2 सवाल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, शुरू यहीं से करेंगे समझो, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। साहिल थोड़ा परेशान है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। में मैट्रिक्स आप अलग अलग तरीके से खुद भी बना सकते हो, आपको ये कोई जरूरी नहीं था कि मैंने ये देखो, ये तो ऐसे कैसा मुझे गिवन थी, ये मैंने रो में लिख दी थी ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था बेटा, 10, 20, 30, ये ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, जैसे मर्जी लिख दो, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना कि वो मल्टीप्लाई हो सकती हो पहली बार, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो चाहिए वो व्हीकल 1 जुड़ना चाहिए, ऐसा ना हो व्हीकल 1 में व्हीकल 2 जुड़ रहा हो, ठीक है। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स आप रैंडम ही हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाओगे, ये तो मुझे दे ही रखी थी, ये मैंने अपने आप बनाई है, ठीक है। इसको कॉलम में भी बना सकते हैं, लेकिन बनाओगे तो फिर वो कैसे लिखना है वो आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कल नेक्स्ट टाइम एक और सवाल हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी जो किया है तो उसको आपने मतलब रो वाइज भी बना सकते हो, कॉलम वाइज भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसको उसी तरह से बनाना है। ठीक, तो ठीक है, काफी आज के लिए। आई होप कि यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया है। तो परसों वेडनेसडे को बेटा और थोड़ा अटेंटिव होकर बैठना, और अगले बाकी 14 डेज जो मेरे साथ बचे हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। थैंक यू, थैंक यू।